वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों रात के 9 बज चुके हैं और मैं आप लोगों के समक्ष लाइव प्रस्तुत हूं। और मैं आपको बता दूं कि आज की वीडियो के अंतर्गत हम भूगोल अर्थात ज्योग्राफी के ऑब्जेक्टिव टाइप के मॉडल पेपर के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हमने इसमें समाहित करने का प्रयास किया है। लगातार कठिन मेहनत करने के बाद में यह वीडियो लेक्चर आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं। तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। ओके, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो यह न्यू मॉडल पेपर है 2022 का। किसी विश्वविद्यालय में ऑब्जेक्टिव टाइप के पेपर पूछे जाते हैं, किसी में लिखित टाइप के पूछे जाने हैं। तो चाहे लिखित टाइप की परीक्षा आपसे पूछी जाए, चाहे ऑब्जेक्टिव की पूछी जाए, जानकारी इस वीडियो में बहुत ज़्यादा आपको देने वाला हूं। तो इसीलिए वीडियो को चाहे ऑब्जेक्टिव टाइप की आपकी होनी है, चाहे लिखित टाइप की, तो दोनों व्यक्ति देखेंगे इस वीडियो को। ओके, ताकि आपको जानकारी मिलेगी, बहुत सारी चीज़ें आपकी रिवाइज हो जाएंगी, ताकि आप जब आप पेपर में जाएँ तो आपको अच्छे तरीके से कुछ जानकारी आपके पास हो, तो अब उसके बाद में आप बना करके भी अच्छे तरीके से लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो भूगोल अर्थात जियोग्राफी का यह एक प्रकार से मॉडल पेपर है। लिखित पेपर जो है, मॉडल पेपर जो है इससे पहले अपलोडेड है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें हमने 100 से अधिक प्रश्नों को समाहित करने का प्रयास किया है। साथ ही साथ बीच बीच में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे, जो कि प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं पे पूछे गए हैं, उनको भी हम बीच बीच में बताते हुए चलेंगे और उसको भी आप लोग नोट डाउन करते हुए चलेगा। ओके, चलिए हम प्रारंभ करते हैं और आपको दिखाते हैं कि कौन कौन से प्रश्न, जैसे कि आप देखेंगे लगातार ये सारे प्रश्न आते रहेंगे आपके समक्ष, और जिसके अंतर्गत आप तमाम सारे बातों के बारे में जानेंगे। बहुत सारे प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो फटाफट से इस मेहनत को अगर आपने देखा, मतलब मेहनत अगर आपको अच्छी लगी, तो फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो के अंत तक होते होते मेरे भाई 200 लाइक आप लोग पहुंचा दीजिए। वीडियो के अंत तक अगर आप लोगों ने 200 लाइक पहुंचा दिए तो बहुत अच्छी बात है, और यही मैं चाहता हूं कि आप लोग जो है वीडियो के अंत तक 200 लाइक से अधिक पहुंचा दें। ओके, चलिए मेरे भाई सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न आपके सामने है कि भूगोल। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न आपके समक्ष है। कौन सा प्रश्न आ चुका है? पहला प्रश्न है कि भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस विद्वान ने किया था? तो भूगोल का सर्वप्रथम प्रयोग जो किया था, किसने किया था भाई? ऑप्शन ए दिया है टॉलेमी, ऑप्शन बी है वारेनियस, सी दिया है इरेटास्थनीज और बी दिया आपका डी दिया है हमबोल्ट। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? इरेटास्थनीज। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। कौन सा? इरेटास्थनीज। तो भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? इरेटास्थनीज महोदय ने किया। इरेटास्थनीज ने अपनी पुस्तक, जो इनकी पुस्तक है जियोग्राफी का, उस पुस्तक में सबसे पहले जो है जियोग्राफी शब्द का उल्लेख किया। इसीलिए जो है इरेटास्थनीज को व्यवस्थित भूगोल का जनक भी कहा जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है भूगोल का पिता अर्थात फादर ऑफ जियोग्राफी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है हेरोडोटस को, ऑप्शन बी दिया हिकेटियस को, ऑप्शन सी दिया है हमबोल्ट को, और ऑप्शन डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा हिकेटियस, ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो हिकेटियस जो थे उनको भूगोल का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने ही पूछ लिया गया क्या, कि व्यवस्थित भूगोल का जनक जो है किसे कहा जाता है? व्यवस्थित भूगोल का जनक जो है किसे कहा जाता है? तो व्यवस्थित भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए दिया इरेटास्थनीज, तो इन्हीं को कहा जाता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यही होगा, इरेटास्थनीज को व्यवस्थित भूगोल का जनक कहा जाता है। ओके, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है भूगोल का सामान्य अर्थ क्या है? पृथ्वी की संरचना, या ऑप्शन है पृथ्वी का इतिहास, ऑप्शन सी है पृथ्वी का वर्णन, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वी का वर्णन करना ही क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। ये सामान्य अर्थ है उसका। हमने बताया था कि जो भूगोल शब्द है वो अंग्रेजी भाषा के जियोग्राफी शब्द से बना है, और जियोग्राफिया जो है जियोग्राफिया से बना है। जियोग्राफिया जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर के बना है, जियो प्लस ग्राफिया। जियो का मतलब होता है भूमि अर्थात पृथ्वी, और जो है ग्राफिया माने होता है डिस्क्रिप्शन अर्थात वर्णन करना। तो जो विज्ञान या फिर जो शास्त्र या फिर जो एक प्रकार से विषय वस्तु भूगोल मतलब पृथ्वी का अध्ययन करे, वही क्या है? वही भूगोल है। अगला प्रश्न है आपके सामने कि आधुनिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो व्यवस्थित भूगोल का जनक इरेटास्थनीज को। और सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया? तो इरेटास्थनीज ने ही किया। भूगोल का पिता किसे कहा जाता है अर्थात फादर ऑफ जियोग्राफी? तो वो कहा जाता है हिकेटियस को। लेकिन आधुनिक भूगोल का जनक किसे कहा जाएगा? तो आधुनिक भूगोल का जनक आपके हैं अलेक्जेंडर वान हमबोल्ट और रिटर, दोनों को कहा जाता है। ओके, ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। तो अलेक्जेंडर वान हमबोल्ट और रिटर दोनों को क्या कहा जाता है? आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है। ओके, तो ये बात इतनी आपकी क्लियर हुई। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछ सकता है कि सर्वप्रथम, अगर आपसे पूछे कि सर्वप्रथम मापक के आधार पर विश्व का मानचित्र किसने बनाया था? तो किसने बनाया था? एनेक्सीमेंडर ने बनाया था। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे कि भूगोल में पृथ्वी तल के विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन उनकी समस्त समस्याओं के आधार पर किया जाता है, यह कथन किस विद्वान का है? तो यह कथन है रिचथोफन का। किसका है? रिचथोफन का है। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे कि द्वितीय श्रेणी के उच्चावच कौन होते हैं? तो द्वितीय श्रेणी के उच्चावच पर्वत, पठार, मैदान, ये सब किसके हैं? तो ये सब द्वितीय श्रेणी के उच्चावच हैं। आपसे पूछे डेल्टा जो होता है किस श्रेणी का उच्चावच है? तो वह डेल्टा जो है तृतीय श्रेणी का उच्चावच है। ठीक है, क्योंकि पर्वत, पठार, मैदान, झील ये सब क्या है?
ये सब द्वितीय श्रेणी के। प्रथम श्रेणी के कौन उच्चावच होते हैं? प्रथम श्रेणी के उच्चावच वे उच्चावच जैसे कि जो है महाद्वीप हो गए, महासागर हो गए, ये सब जो है प्रथम श्रेणी के उच्चावच हैं। ओके, ध्यान रखेंगे। जैसे अपरदन, अपक्षय, निक्षेपण और जो है इन सभी के द्वारा जो स्थलाकृति बनती है, इनका जो ये तृतीय श्रेणी के उच्चावच होते हैं। द्वितीय श्रेणी में पर्वत, पठार, मैदान, झील, ये सब। ठीक, चूँकि महाद्वीप और महासागरों में ही पर्वत, पठार, मैदान, झीलें हैं। तो ये चूँकि पहले कौन बना है? तो पहले बना है महासागर और पृथ्वी, मतलब जो है महाद्वीप बनी है, तो इसीलिए वो प्रथम श्रेणी के उच्चावच हैं। और फिर उसके बाद में किनका निर्माण हुआ है? तो पर्वत, पठार, मैदान, इन सभी का निर्माण हुआ, झीलों का निर्माण हुआ, तो ये द्वितीय श्रेणी के हैं। अब इनके द्वारा, पर्वतों के द्वारा, पठारों के द्वारा, मैदान के द्वारा, झील के द्वारा, वायु के द्वारा, जल के द्वारा, इनके द्वारा कुछ स्थलाकृतियाँ बनती है। वो स्थलाकृतियाँ जो कहलाएंगी, जो इनके द्वारा बनेंगी द्वितीय श्रेणी के उच्चावच के द्वारा, उनको हम तृतीय श्रेणी के उच्चावच में रखेंगे। जैसे डेल्टा नदियों के द्वारा बनता है, इसलिए उसको हम तृतीय श्रेणी का उच्चावच कहते हैं। तो ये सब प्रश्न एग्जाम से बन सकता है, तो इन सभी प्रश्नों को आप लोग ध्यान रखिएगा। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे कि सबसे पहले जो है पृथ्वी को गोलाकार किसने कहा था? तो अरस्तु महोदय ने कहा था। किसने कहा था? अरस्तु महोदय ने। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे कि डेटम रेखा क्या है? तो डेटम रेखा वह रेखा होती है जो कि समुद्र तल की क्षैतिज रेखा, मतलब समुद्र तल की क्षैतिज रेखा होती है, और जिससे जो है समुद्र तल की ऊंचाई तथा गहराई की माप की जाती है। तो समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिससे ऊंचाई तथा गहराई की माप की जाती है, उसे हम डेटम रेखा के नाम से जानते हैं। ओके, अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपसे पूछे कि पृथ्वी पर सर्वाधिक विस्तार किसका है? तो पृथ्वी से सबसे अधिक विस्तार किसका है भाई? तो सर्वाधिक विस्तार किसका है? महासागरों का है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, अगली स्लाइड आपके सामने प्रस्तुत है। चलिए, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक भूगोल का भाग नहीं है? तो मानव भूगोल ही क्या है? भौतिक भूगोल का भाग नहीं। जैसे कि यहाँ पर आप देखें, बड़े ही चीज़ें विस्तार समझें। मानव भूगोल जो है, जो भूगोल को हम दो भागों में बांटा था हमने, एक मानव भूगोल और एक भौतिक भूगोल। क्या बांटा था? एक मानव भूगोल और एक भौतिक भूगोल, अर्थात एक ह्यूमन ज्योग्राफी और एक फिजिकल ज्योग्राफी। ओके, तो आप लोग पढ़ क्या रहे हो? आप लोग फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ रहे हो। आपके पाठ्यक्रम के हिसाब से बात की जाए, जो सिलेबस आपका है, नया सिलेबस BA प्रथम सेमेस्टर का, उसमें मतलब कि भौतिक भूगोल ही पढ़ना है। तो मैं आपको एक सलाह और देना चाहता हूं कि आप मेरा एक 4 घंटे का वीडियो है, उस वीडियो को आप जरूर देखें। प्रथम सेमेस्टर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसमें हमने जियोग्राफी के लगभग और 4 घंटे में पूरी की पूरी फिजिकल जियोग्राफी समाप्त करी है। तो उस वीडियो को आप लोग अवश्य देख लीजिएगा। ओके, पढ़ा हुआ है, 1-2 साल पहले का वीडियो है, उसको देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, किस भूगोलवेत्ता ने कहा कि वर्तमान भूत की कुंजी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम से में छपेगा। ओके, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वर्तमान भूत की कुंजी किसने कहा था? तो जेम्स हटन महोदय ने कहा था। किसने कहा था? जेम्स हटन महोदय ने कहा था। क्या जो है वर्तमान भूत की कुंजी है। ऑप्शन इसका जो है सी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, डेल्टा किस श्रेणी का उच्चावच है? तो डेल्टा किस श्रेणी का उच्चावच है भाई? हमने बताया आपको तृतीय श्रेणी का। ओके, डेल्टा क्या होता है? नदियां जब होती हैं, बह रही हैं, मान लेते हैं, अब बहती हैं नदियां, तो नदियों के द्वारा जो बहा करके ले लाने वाले जो अवसाद होते हैं, नदियों के जल के द्वारा बह करके आते हैं, पर्वतों पठारों, जो पर्वत पठार होते हैं उनसे टूट करके आते हैं, वही जो होते हैं क्या होते हैं? मार्ग को नदियों की अवरुद्ध कर लेते हैं। अर्थात जो नदियों का जल होता है, उन नदियों के जल में थोड़ा सा गति भी कम होती है, जिसके कारण से क्या होता है, जो नदियां के द्वारा बहा गए मलबे हैं, बहा करके लाए गए मलबे हैं, वो नदियां क्या करती हैं? छोड़ देती हैं। और जब नदियां जो है मलबों को छोड़ती, तो इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? इसी प्रक्रिया को हम निक्षेपण कहते हैं। निक्षेपण के तदुपरांत क्या होता है? नदियों के जल का एक प्रकार से रास्ता जो होता है अवरुद्ध हो जाता है। इसके बाद में नदियां क्या होती हैं? अलग अलग स्थानों से बहना प्रारंभ कर देती हैं। और जब नदियां इस प्रकार से आगे इधर उधर बहने लगती हैं, तो क्या होता है? सक्रिय जलराशियों में तो बीच बीच में कुछ छोटी जलराशि, मतलब कि कुछ जो है जगह छूट जाती है, और एक प्रकार से नदियों का एक प्रकार से ये जाल तंत्र बनाना ही क्या कहलाता है? ये डेल्टा ही कहलाता है। ठीक, तो डेल्टा यही होता है। तो चूंकि नदियों के द्वारा बनाया गया है, इसीलिए क्या हो, ये तृतीय श्रेणी का उच्चावच है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न जानते हैं। अगला प्रश्न है कि मानसून की खोज सर्वप्रथम किस विद्वान ने की थी? तो मानसून की खोज सबसे पहले किसने की थी भाई? आपको ऑप्शन में दिए हिप्पालस, बी दिया है वाटर पेंक ने, ऑप्शन सी दिया अल-मसूदी, और ऑप्शन डी दिया हमबोल्ट। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा हिप्पालस। तो मानसून की खोज किसने की थी? हिप्पालस ने। ऑप्शन इसका ही करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की आकृति का अध्ययन करने वाले विज्ञान को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन जो है ले लीजिए आप, भूविज्ञान, भूगणित या स्थल मंडल, क्या कहेंगे इसको? अर्थात जियोलॉजी, जियोडसी, या फिर लिथोस्फीयर, या फिर नन ऑफ दीज, NOT। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पृथ्वी की आकृति का अध्ययन करने वाले विज्ञान को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भाई? भू की, मतलब पृथ्वी की आकृति, पृथ्वी की आकृति का जब अध्ययन हम करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम भूगणित में नापते हैं। ओके, ध्यान रखेंगे, भूगणित में, जियोडसी में नापते हैं। तो पृथ्वी की आकृति का अध्ययन करने वाले विज्ञान को हम भूगणित के नाम से जानते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न,
अगले प्रश्न की स्लाइड आपके सामने आ चुकी है। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे कि इराटोस्थेनीज जो थे वो किस देश के निवासी थे। तो इराटोस्थेनीज जो था वो यूनान का निवासी था। कहाँ का निवासी था भाई? यूनान का निवासी था। ओके, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, विजिबल हो पा रहा होगा। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि आधुनिक मानव जो होमो सेपियंस है, आधुनिक मानव जो होमो सेपियंस के नाम से जाना जाता है, उसके विकास का समय कौन सा है, किस काल में हो? ऑप्शन दिया है जो है प्लीस्टोसीन युग, या फिर दिया है होलोसीन युग में, या फिर कार्बोनीफेरस युग में, या फिर जुरासिक युग में। बताएं। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? जो है प्लीस्टोसीन युग में। तो जो है प्लीस्टोसीन युग में होमोसेपियंस जो है, जो आधुनिक मानव है, उनका विकास किस काल में हुआ है? तो जो है प्लीस्टोसीन युग में। ठीक है, ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। और आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे, जैसे आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि अमेरिका में निम्नलिखित में से कौन सा हिमयुग रहा है। तो अमेरिका आपको ऑप्शन में दे रहा हूँ, गुंज ऑप्शन ए ले लीजिए, बी ले लीजिए रिस, सी ले लीजिए नेब्रास्कन, और डी है नेप्ता। तो अमेरिका में जो है कौन सा युग रहा है? नेब्रास्कन जो है हिमयुग रहा है। और आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछ सकता है कि समस्त जो है स्थलीय खंड अर्थात पैंजिया का विखंडन किस काल में हुआ है। तो पैंजिया का विभाजन जो हुआ है पैंथालासा, और मतलब जो पैंजिया था उसका विभाजन जो हुआ है जो है अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में, वो जो है कब हुआ है? पूरा कैम्ब्रियन शक में जो है हुआ है। ध्यान रखेंगे इस बात को। आपसे एग्जाम से प्रश्न बन सकता है कि किस शक को मछली का युग अर्थात एज ऑफ फिश के नाम से जाना जाता है। तो डेवोनियन शक को जो है मछली युग के नाम से जाना जाता है अर्थात एज ऑफ फिश कहा जाता है। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे कि मानव की पूर्वज आदि मानव जो थे यानी एपी, तो एपी की उत्पत्ति किस काल में हुई है? तो जो है ओलिगोसीन में हुई। कब हुई है? ओलिगोसीन में हुई है। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे कि जो हिमालय की शिवालिक जो पर्वत श्रेणी है उसकी उत्पत्ति जो है उसका उत्तरदायी जो शक है वो कौन सा है? तो उसके लिए कौन सा शक है? प्लीस्टोसीन युग में ही उसका भी निर्माण हुआ है। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे कि किस युग को कोयला युग अर्थात कोल एज के नाम से जाना जाता है। तो कोल एज मेरे भाई किसको कहा जाता है? कार्बोनीफेरस शक को कोल जो है क्या कहा जाता है? जो है कार्बोनीफेरस युग को ही क्या कोल एज के नाम से जाना था। तो कोयला युग या अर्थात कोल युग, कोल एज जो होता है उसी को कार्बोनीफेरस युग में मतलब शक में जो है चुकी शुरू होता है। तो कोयला युग वही है। कोयला युग यानी कार्बोनीफेरस शक को ही कोयला युग के नाम से जाना जाता है। एग्जाम से आपसे प्रश्न और आपसे बन सकता है प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने बन सकता है एग्जाम से में कि महाद्वीप और महासागरों की वर्तमान स्थिति और मतलब की स्थिति किस काल में विकसित हुई है। महाद्वीप एवं महासागरों की वर्तमान स्थिति किस काल में विकसित हुई है। ऑप्शन ए दिया है आदि महाकल्प में, बी दिया पराजीव महाकल्प में, सी दिया नूतन महाकल्प, और डी दिया मध्यजीवी महाकल्प। करेक्ट आंसर इसका आपका होगा नूतन महाकल्प में, नूतन महाकल्प। अगला प्रश्न है भारत में दक्कन के पठार पर लावा का फैलाव कब हुआ। तो भारत के जो है दक्कन के पठार पर लावा का जो फैलाव हुआ था वो इयोसीन काल में हुआ था। कहाँ पर? इयोसीन। ऑप्शन डी में आपको दिखाई पड़ रहा होगा इयोसीन, ये करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है स्तनधारी जीवों का विकास, स्तनधारी जीवों को विकास की घटना का संबंध है। स्तनधारी जीवों को विकास की घटना का क्या संबंध है? तो ट्रियोसिक काल का संबंध है। ओके, ट्रियोसिक काल में स्तनधारी जीवों का विकास होना प्रारंभ हो गया। अगला प्रश्न है मानव का पूर्वज जो प्रथम कपि था एपी यानी पुरछिंद जो बानर है उसका उद्भव काल किस की विशेषता है, मतलब कि किस में हुआ। तो किस में हुआ, किस युग में हुआ? तो वो जो है ओलिगोसीन शक में हुआ। कब हुआ भाई? ओलिगोसीन शक में हुआ, ओलिगोसीन शक में। ओके, आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को हम जानने का प्रयास करते हैं। अगली स्लाइड आपके सामने आ चुकी है। आपसे पूछे कि पृथ्वी पर कुल मिलाकर के अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है। तो 180 अक्षांश रेखाओं की संख्या है। आपसे पूछे देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है। तो 360 जो है देशांतर रेखाओं की संख्या है, ये बात ध्यान रखेंगे। एक प्रश्न आपसे एग्जाम से पूछा था है कि अंतिम महाकल्प जो है अर्थात नियोजोइक ईरा जिसको कहते हैं उसका समय काल क्या रहा है। तो उसका समय काल है 10 लाख वर्ष पूर्व से आज तक का जो समय काल है वो अंतिम महाकल्प के नाम से जाना जाता है। ओके, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। देशांतर रेखा क्या होती भाई? आपसे पूछे देशांतर रेखा किसे कहते हैं। तो देशांतर रेखा जो होती है ग्लोब पर जो है जो कल्पनित एक रेखाएं होती हैं, ग्लोब की वह कल्पित रेखाएं जो उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव को मिलती हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? देशांतर रेखा कहते हैं। और अक्षांश रेखा किसे कहते हैं? तो अक्षांश रेखाएं ग्लोब पर कल्पित जो भूमध्य रेखा के सहारे पूरब से पश्चिम दिशा में वृत्त बनाती है उस रेखा को हम अक्षांश रेखा कहते हैं। लेकिन जो एक प्रकार से क्या करती है, जो एक प्रकार से उत्तर से दक्षिणी ध्रुव को मिलाती है, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती है अर्थात ये पृथ्वी है। ये पृथ्वी है, मैं बता दूं आपको ये पृथ्वी है। सॉरी,
ये मान लेते हैं ये पृथ्वी है। ओके, ये पृथ्वी है। अब थोड़ा सा इसमें मैं आपको बता दूं कि जो है इसका अक्षांश रेखाएं कौन सी होती हैं। तो ये रेखाएं जो होती हैं ग्लोब पर, जो एक प्रकार से बात की जाए जो उत्तर से मतलब उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाती है, उनको हम देशांतर रेखा कहते हैं। अर्थात ये उत्तरी ध्रुव आपका है ये वाला, और ये दक्षिणी ध्रुव है। अब इसको मिलाने वाली जो ये रेखाएं, अर्थात जो पृथ्वी पर लंबी लंबी ग्लोब पर आप रेखाएं देखते हैं, वो रेखाएं देशांतर रेखा होती हैं। ठीक। और अगर बात की जाए, जैसे कि हमने बताया आपको कि ग्लोब पर कल्पित जो रेखा मतलब की रेखा जो भूमध्य रेखा के सहारे पूरब से व पश्चिम दिशा में वृत्त बनाती है। अब भूमध्य रेखा अर्थात यहाँ पर बीच में एक रेखा भूमि के बंध की रेखा, और ये रेखा जो भूमध्य रेखा है ये कैसी रेखा है, ये एक अक्षांश रेखा है। तो इसी के सहारे पर एक कोण बनाता है। जैसे कि यहाँ पर से अगर हम कोण बनाए, यहाँ पर 1 डिग्री का बनता है, तो 1 डिग्री रेखा दी, यहाँ से 2 3 इस प्रकार से ये रेखा। तो एक प्रकार से ये क्या करती है, इस प्रकार से ऐसे जाती है और वृत्त बनाते हुए ऐसे चली आती है। ठीक। ये तो कहने का मतलब ये है, जो रेखाएं हैं वो भूमध्य रेखा जो है वो कौन सी है, अक्षांश है, और जो मानक समय रेखा होती है वो देशांतर रेखा होती है। ठीक। आगे बढ़ते हैं और भी मुद्दों को हम समझने का प्रयास करते हैं। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। निम्नलिखित में से किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं? ऑप्शन ए दिया शनि, अरुण और बृहस्पति और पृथ्वी। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? तो बृहस्पति के पास सर्वाधिक ग्रह हैं। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे कि पृथ्वी की अनुमानित आयु लगभग कितनी है? तो पृथ्वी की आयु कितनी भाई? पृथ्वी की आयु है 4.6 अरब। एग्जाम से प्रश्न लगातार बनता है, आप लोग एकदम से याद कर लीजिए इस प्रश्न को। 4.6 अरब वर्ष पृथ्वी की अनुमानित आयु है। पृथ्वी का आकार किस प्रकार का है भाई? तो जियाड आकार है, अर्थात गोलाभ जो है आकार का है। आपसे गोलाकार अंडाकार या अनियमित नहीं है। ठीक है, आप यह ध्यान रखें, गोलाकार अंडाकार नहीं लगाएंगे, आप लगेंगे जियाड या फिर जियाबकार। ओके, जियाब और जियाड एक है, मतलब कि जियाड और जियाड, मतलब जियाड ही कहते हैं, जियाब भी कहते हैं, लेकिन इसको हिंदी में गोलाब कहा जाता है। अब ठीक, आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे कि पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है? एग्जाम से प्रश्न बना लगाता है, तो 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर पृथ्वी का औसत घनत्व होता है। आपसे एग्जाम से प्रश्न बन सकता है कि सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी कितनी है? तो कितनी दूरी है? 14.96 करोड़ किलोमीटर की दूरी है सूर्य और पृथ्वी के बीच में। ओके, आंतरिक ग्रहों में कौन कौन से ग्रह सम्मिलित किए जाते हैं? तो आंतरिक ग्रहों में कौन से आते हैं भाई? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल जो हैं, ये ऐसे ग्रह हैं जो किस में आते हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये आंतरिक ग्रह हैं। ये कैसे ग्रह हैं भाई? ये आंतरिक ग्रह हैं। इसके अलावा बाकी जो ग्रह बच रहे हैं ये सब बाहरी ग्रह हैं। ओके, जो बृहस्पति हो गए, अरुण हो गए, वरुण हो गए, ये सब जो ग्रह हैं ये सब जो है बाहरी ग्रह हैं, मतलब बाह्य ग्रह हैं। ओके, शनि हो गया, ये सब बाह्य ग्रह हैं। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, कास्ते द बफन किस देश का निवासी था? तो कास्ते द बफन जो था वह कहाँ का था भाई? फ्रांस का देश का निवासी था। कहाँ का? फ्रांस देश का निवासी था। अगला प्रश्न है, डायनासोर का काल आज से कितना वर्ष पहले था? डायनावर्स का काल जो था आज से लगभग 6 से 7 करोड़ वर्ष पहले का समय काल है। ऑप्शन इसके जो है कौन सा होगा? डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, महान हिमयुग का संबंध किससे है? महान युग हिमयुग का संबंध किससे है? तो प्लीस्टोसीन युग जो है उससे संबंध है महान युग का। ओके, महान युग हिमयुग का, ऑप्शन इसका ही करेक्ट है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक नेचर्स ऑफ द यूनिवर्स पुस्तक के लेखक कौन है? नेचर्स ऑफ द यूनिवर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है। एग्जाम से इस पुस्तक को लेकर के 2-3 बार एग्जाम से प्रश्न बने हैं। तो नेचर्स ऑफ द यूनिवर्स पुस्तक के लेखक है भाई कौन? होयल तथा लिटिलटन। कौन है? होयल और लिटिलटन नामक पुस्तक जो मतलब उन्होंने इस पुस्तक की रचना करी है। पुस्तक आपके सामने ये लिखी है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे सभी लोग, फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। मेहनत बहुत लगती है मेरे भाई वीडियो को बनाने में। ओके, सेशन को चलाने में मेहनत लगती है, इस कंटेंट को तैयार करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। ओके, 9 तारक, आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछेगा कि 9 तारक परिकल्पना के प्रतिपादक कौन थे? 9 तारक परिकल्पना जो परिकल्पना है उसके प्रतिपादक का नाम है कौन? हायल और लिटिलटन ने मिलकर के 9 तारक परिकल्पना का प्रतिपादन किया था। ओके, अगला प्रश्न है, निहारिका परिकल्पना के प्रतिपादक कौन थे? निहारिका परिकल्पना के प्रतिपादक कौन थे, मतलब प्रतिपादक थे? ऑप्शन ए दिया है आपको लाप्लास, बी है जेम्स जीन्स, सी है ऑटो स्मिथ और डी दिया वेगनर। तो भाई निहारिका परिकल्पना के प्रतिपादक है लाप्लास महोदय। कौन है? लाप्लास, ऑप्शन इसका ही करेक्ट है। और इसमें जो वेगनर है इनका एक सिद्धांत है महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। ओके,
ये यहाँ पर। अगला प्रश्न है ज्वारीय परिकल्पना के प्रतिपादक कौन है? ज्वारीय परिकल्पना, तो ज्वारीय परिकल्पना के प्रतिपादक है जेम्स जीन्स। कौन है? जेम्स जीन्स है। हमने आपको बताया नौ तारक परिकल्पना के प्रतिपादक वो हैं आपके हायल और लिटिलटन। निहारिका परिकल्पना के प्रतिपादक हैं लाप्लास। ज्वारीय परिकल्पना के प्रतिपादक कौन है आपके? तो जेम्स जीन्स है। ओके। बिग बैंग परिकल्पना अर्थात बिग बैंग जो थियरी हाइपोथेसिस जो है उसके प्रतिपादक कौन है? तो उसके प्रतिपादक हैं जॉर्ज लेमेंत्रे। कौन है? जॉर्ज लेमेंत्रे। ऑप्शन इसका जो है इसी करेक्ट है। जॉर्ज लेमेंट्रे ने जो है बिग बैंग परिकल्पना की है। ठीक है। अगला प्रश्न है अद्वैतवादी संकल्पना के प्रमुख सिद्धांत है मतलब प्रमुख विद्वान है। तो अद्वैतवादी संकल्पना के प्रमुख विद्वान कौन है? तो प्रमुख विद्वान है इनमें कांट भी थे, लाप्लास थे, रास थे और लाकियर थे। ऑप्शन इसका यही ई वाला करेक्ट है। जो है कांट, लाप्लास, लाक और जो है रास और लाकियर। अगला प्रश्न आपके सामने नीचे दिखाई पड़ रही है कि आर्टो स्मिथ ने अपनी अंतर तारक धूल परिकल्पना, आपसे एग्जाम से प्रश्न यहाँ पर ये भी बन सकता था कि अंतर तारक धूल परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? तो आर्टो स्मिथ ने किया। तो ये जो था वो किस वर्ष प्रतिपादित किया? तो आर्टो स्मिथ ने अपनी अंतर जो तारक जो धूल परिकल्पना है उसका प्रतिपादन जो है 1943 ईस्वी में करवाया। ओके, कब करवाया? 1943 ईस्वी में। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना जानने के संबंध में अप्राकृतिक साधनों के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? तो घनत्व, दबाव और तापमान, मतलब दाब, ताप और घनत्व जो होते हैं इनके माध्यम से हम जो भूकंप के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ओके, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर लाने का प्रयास किया जाए। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है मेरे भाई। अगला प्रश्न है आपके सामने कौन सा प्रश्न कि किस युग को मानव युग का कहा गया है? तो किस युग को मानव युग कहा गया भाई? आपको ऑप्शन में दे जो है प्लायोसीन शक। तो किस युग को? तो एज ऑफ मैन कहा जाता है। किसको? होलोसीन शक को एज ऑफ मैन के नाम से जाना था। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे कि जो है पृथ्वी, आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे कि पृथ्वी की कौन सी परत निकल तथा लोहे की बनी है? तो जो निफे है वो निकल और जो है किससे बनी? फेरस से बनी है। निफे उसका नाम है, आई यन से होता है, मतलब यन आई से, मतलब नी से होता है निकल, और फे से होता है फेरस। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछ सकता है कि स्वेस ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को कितने भागों में बांटा है? तो कितने भागों में? 3 भागों में उन्होंने बांटा, सियाल, सीमा और निफे। ये बात ध्यान रखें। पृथ्वी के अंदर जो है 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता है। कब? जब आप जो है 32 मीटर की खुदाई करेंगे पृथ्वी के अंदर तो 1 डिग्री तापमान में बढ़ोतरी आपको मिलेगी। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे कि पृथ्वी के केंद्र में भूकंप की कौन सी तरंगें जो है पहुंच जाती हैं? तो पी प्रकार की तरंगें जो होती है पृथ्वी के केंद्र में भूकंप की पहुंच जाती हैं। ओके, आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे कि पृथ्वी की क्रस्ट में सर्वाधिक मात्रा में किसकी, मतलब जो है मात्रा किसकी होती है, किस गैस की? तो ऑक्सीजन की मात्रा। पृथ्वी की क्रस्ट में सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन जो है की अधिकता होती है, मतलब ऑक्सीजन नामक का गैस होता है। ओके, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को हम समझने का प्रयास करते हैं। ओके, चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने ही किस युग को मानव युग अर्थात ए जो है एज ऑफ मैन कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? होलोसीन शक को। ऑप्शन इसका भी करेक्ट है। अगला प्रश्न है वेगनर के अनुसार पैंजिया के टूटने का क्या कारण था? तो वेगनर ने एक सिद्धांत दिया था महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। तो वेगनर ने उसमें पैंजिया टूटने के कई कारण बताए थे, उसमें कौन सा कारण था? आपके ऑप्शन में दिया गुरुत्व बल, बी दिया प्लवनशीलता, सी दिया ज्वारीय बल और ऑप्शन डी दिया ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? प्लवनशीलता। कौन सा है? प्लवनशीलता। ऑप्शन इसका भी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं बुद्धिमान मानव का जो है निकटतम पूर्वज किस मानव को कहा जाता है? बुद्धिमान मानव का निकटतम पूर्वज किस जो है मानव को कहा जाता है? जो है तो इसको किसको कहा जाता है? तो जो है किसको कहा जाता है भाई? जो है क्रोमैग्नन मानव। क्रोमैग्नन मानव को बुद्धिमान मानव का निकटतम पूर्वज किस, मतलब उसी कवि को बताएगा। किस कवि को? जो है किसको? क्रोमैगनन क्या लिखा है? चलिए, ओके, क्रोमैग्नन। तो क्रोमैग्नन मानव जो है वो बुद्धिमान मानव का निकटतम पूर्वज जो है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सुबह का तारा और भोर का तारा, सुबह का तारा और भोर का तारा और सायंकाल का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? तो ग्रह है आपका वेनस अर्थात शुक्र। शुक्र ग्रह जो है इसको सुबह का तारा भी कहा जाता है, भोर का तारा भी कहा जाता है और सायंकाल का तारा भी कहा जाता है। ओके, ध्यान रखेंगे।
आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे कि एक खगोलीय एकक अर्थात वन जो है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की औसत दूरी कितनी होती है। तो जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी के बराबर एक खगोलीय एकक की दूरी होती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक प्रकाश वर्ष जिसको कहते हैं, सॉरी प्रकाश वर्ष तो प्रकाश के द्वारा चली गई दूरी को कहते हैं प्रकाश वर्ष, ठीक। लेकिन एक खगोलीय एकक की औसत दूरी कितनी होती है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी एक खगोलक के मतलब एक खगोलक एक खगोलीय एकक की दूरी होती है। आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों को हम जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध महाद्वीपीय विस्थापन से नहीं है। तो भाई इसमें वेगनर का है, टेलर का है और जेली का भी है, लेथिनियन ग्रीन का शायद इन्हीं का नहीं है। तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट है, यही नहीं है। ओके, अगला प्रश्न है महासागरों की संख्या कितनी है। तो महासागरों की संख्या आप कितना बताएंगे, 4 बताएंगे। ओके, कितनी बताएंगे, 4 बताएंगे। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और आपका कौन सा होगा, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और एक सागर और भूमध्य सागर मतलब भूमध्य सागर है। तो जो है अंध महासागर, ठीक है, अंध महासागर। तो हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और अंध महासागर। ओके, आगे देखते हैं। सॉरी अटलांटिक महासागर, अटलांटिक और जो है क्या बताया था, अटलांटिक महासागर और कौन हमने बताया जो है हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और हाँ वही एक हो जाएगा, ठीक। आगे देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मोना लोवा एक उदाहरण किसका है। तो मोना लोवा जो है क्या है भाई, मोना लोवा एक उदाहरण किसका है। तो मोना लोवा एक प्रकार से एक सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। ऑप्शन इसका एक करेक्ट है। अगला प्रश्न है गोंडवाना लैंड में कौन कौन से भूखंड शामिल थे। गोंडवाना लैंड में कौन कौन से भूखंड शामिल थे। तो दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, प्रायद्वीपीय भारत जो है ये सब किस में है, ये सब गोंडवाना लैंड में जो है चले गए थे। और आपसे पूछे लारेशिया में कौन कौन से भूखंड शामिल थे। तो आपसे यूरोप, उत्तरी अमेरिका और एशिया शामिल थे। अब इसको कैसे समझाने का प्रयास किया जाए, आपको समझाने का प्रयास यही है कि जो है मान लेते हैं पृथ्वी थी, पहले पृथ्वी थी, उसमें क्या था, पृथ्वी पर एक प्रकार से ऐसे पृथ्वी थी, बस कुछ था वह नहीं, उसमें सागर था। बाद में होता क्या है कि यहीं पर क्या होता है, द्वीपों का मतलब वहीं पर विकास होता है और इसमें एक प्रकार से क्या होता है, दरार पड़ती है और मतलब कि ये जो होती है तो एक जो है इसमें पैंथालासा नाम से सागर बनता है और एक ज़मीन थी उसको पैंथालासा मतलब कि वो कहा गया जो है पैंथालासा और उसको पैंजिया कहा गया। ओके, ध्यान रखेंगे ये बात। अब पैंजिया जो है मतलब पैंजिया जो है उसको दो भागों में हम मतलब टूटा, पैंजिया दो भागों में टूट गया। तो दो भाग कौन कौन से थे, एक था लारेशिया और एक था आपका, एक लारेशिया था और एक था मेरे भाई कौन सा था, एक लारेशिया था और एक गोंडवाना लैंड था। ओके, तो ध्यान रखेंगे। तो लारेशिया और गोंडवाना लैंड, तो गोंडवाना लैंड में जितने नीचे के आपसे आएंगे, भूमध्य रेखा के नीचे के जितने भी देश होंगे वो किस में आएंगे, वो आपके आएंगे लारेशिया में, किस में आएंगे, लारेशिया में। और गोंडवाना सॉरी वो आएंगे गोंडवाना लैंड में, दक्षिणी वाले, और जो उत्तर वाले होंगे ये लारेशिया में आएंगे। ओके, आगे देखते हैं। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे कि प्लेट विवर्तन के सिद्धांत का आधार क्या है। तो उसका आधार महाद्वीपीय विस्थापन है। ओके, प्लेट शब्द का जो है प्रयोग सब करने वाले विद्वान कौन है। तो किसने किया था, टूजो विल्सन ने किया था। ओके, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने दिखाई पड़ा होगा, फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ओके, चलिए फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। अगला प्रश्न है कि ज्वालामुखी विस्फोट के समय निकलने वाली गैसों में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है। तो ज्वालामुखी के विस्फोट के समय निकलने वाली गैसों में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है भाई। तो उस समय किसकी होती है, उस समय जब जो है गैस निकल रही होती है तो उस समय जलवाष्प की मात्रा सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन ज्वालामुखी के कारण बनी हुई आंतरिक स्थलाकृति नहीं है। तो आंतरिक स्थलाकृति कौन सी नहीं है, तो आंतरिक स्थलाकृति जो नहीं है वो मेरे भाई कौन सी नहीं है, वो आंतरिक जो एक ज्वालामुखी विस्फोट के समय जो निकलने वाली गैसी है उसमें सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है, जलवाष्प की होती है। अगला प्रश्न है कि ज्वालामुखी विस्फोट के समय निकलने वाली गैसों में सर्वाधिक मात्रा, ये हमने आपको बता ही दी। अगला प्रश्न ने क्या पढ़ा कि निम्नलिखित में से कौन ज्वालामुखी के कारण बनी आंतरिक स्थलाकृति नहीं है। तो बैकोलिथ बना है, ठीक है, फैकोलिथ भी अंदर ही बनती है, डाइक भी अंदर बनती है, जबकि काल्डेरा जो होता है ये उसके ज्वालामुखी के बाहर बनता है। ठीक, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं अगला, काल्डेरा वो ये होता है जैसे कि यहाँ पर ज्वालामुखी पर्वत है ये, ठीक। अब ज्वालामुखी जहाँ से निकल रही इसको छोटे वाले छेद को क्रेटर कहते हैं, लेकिन यही जो बार बार यहीं पर अटैक होता रहा था ज्वालामुखी का, तो ये क्या होता है, बड़ा हो जाता है थोड़ा सा, तो उसी बड़े भाग को क्या कहा जाता है, उसी बड़े हुए भाग को मतलब जो ऊपर जो है ज़्यादा बढ़ गया उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को मेरे भाई उसको हम काल्डेरा के नाम से जानते हैं। ओके, आगे देखते हैं।
अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन ज्वालामुखी के कारण बनी जो है बाह्य स्थलाकृति नहीं है। तो बाह्य स्थलाकृति कौन सी नहीं है, बाह्य स्थलाकृति कौन सी नहीं है, तो जो सिल है वो बाह्य आकृति नहीं, जबकि शंकु, क्रेटर, लावा गुंबद ये सब कब बनता है, ये सब जो है बाह्य स्थलाकृतियाँ हैं अग्नि की। अगला प्रश्न है सॉरी अग्नि की बोल रहा हूँ, ज्वालामुखी की। अगला प्रश्न है अग्नि वाले मेखरा अर्थात रिंग ऑफ फायर, क्या रिंग ऑफ फायर बेल्ट पाई जाती है, किसमें पाई जाती है, तो परिप्रशांत महासागरीय पेटी में पाई जाती है। ओके, ध्यान रखिए किसमें, परिप्रशांत महासागरीय पेटी में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपके सामने है कि महाद्वीपीय फिसलन का सिद्धांत किस मतलब कि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। महाद्वीपीय जो है फिसलन के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है भाई, तो कौन कौन है उसके संपादक, तो डेली महोदय। कौन है, डेली। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि भूसन्नति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस विद्वान ने किया था। तो भूसन्नति शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो डाना ने किया था। किसने किया था, डाना ने किया था। अगला प्रश्न, अगर आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है, तो स्ट्राबोली को भूमध्य सागर का क्या कहा जाता है, प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। एग्जाम से प्रश्न पूछे कि ओल्ड फेथफुल विश्व प्रसिद्ध गीजर अर्थात जो गर्म जल का स्रोत है कहाँ पर पाया जाता है, तो वो पाया जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका में पाया जाता है। ओके, ये चीज़ें क्लियर हो गई आपकी। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है संवहन तरंग का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। संवहन तरंग का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, तो वो होम्स के द्वारा प्रतिपादित किया। किसके द्वारा, होम्स। ऑप्शन इसका एक करेक्ट है। अगला प्रश्न है भू संतुलन यानी आइसोटेसी किस भाषा का शब्द है। तो भू संतुलन जो है वो किस भाषा का शब्द है, बी अर्थात ग्रीक भाषा का शब्द है। ओके, अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर नीचे दिखाई पड़ रहा होगा कि भू संतुलन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया। भू संतुलन का प्रयोग सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया, तो विद्वान है आपके C.E. हटन ने। ओके, किसने किया, C.E. हटन ने किया। ओके, आगे बढ़ते हैं। भूसन्नति क्या होती है, जियो सिंक्लाइन अंग्रेजी में कहा जाता है। भूसन्नति उथले सकरे जलीय भाग जिनकी तलछट में अवसादों का जमाव भरा हो, धसाव हो, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं मेरे भाई, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को जो है भूसन्नति कहते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लाया जाए। अगला प्रश्न आ चुका है कि अभ्रक किस चट्टान का रूपांतरण है। अभ्रक जो है किस चट्टान का रूपांतरण है, तो अभ्रक जो है शैल का रूपांतरण है। अगला प्रश्न, संगमरमर किस प्रकार के परिवर्तन का परिणाम मिला है। संगमरमर जो है किस जो है परिवर्तन का परिणाम है, तो वो संपर्कीय जो है क्या है, संपर्कीय जो है परिणाम है। अगला प्रश्न आप देखिए कि धरातल के अंदर पाताल भाग में निर्मित विशाल गुंबदाकार चट्टान को क्या कहते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, बैकोलिथ कहते हैं। अगला प्रश्न है पृथ्वी के धरातल पर सर्वाधिक 75% जो है क्या है, पृथ्वी के धरातल पर सर्वाधिक 75% किस प्रकार की चट्टानें हैं। तो किस प्रकार की चट्टानें हैं भाई, ये बात बताएं आपको। तो अवसादी चट्टानों की संख्या यहाँ पर ज़्यादा है। कौन सी चट्टान, अवसादी। ऑप्शन इसका भी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए फटाफट से। अगला प्रश्न है, नीचे दिखाई पड़ा होगा कि भारतीय प्रायद्वीप में अधिकांशतः कौन सी चट्टान का बाहुल्य है। भारतीय प्रायद्वीप में अधिकांशतः कौन सी चट्टान का बाहुल्य है, तो कौन सी चट्टानों का बाहुल्य है भारतीय प्रायद्वीप में, तो जो है अवसादी चट्टानों का बाहुल्य है। आपसे एग्जाम से पूछे कि चूना पत्थर एक है, क्या है, चूना पत्थर क्या है भाई, चूना पत्थर अवसादी शैल ही है। ओके, ध्यान रखेंगे। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछें कि क्वार्टजाइट जो है कायांतरित अर्थात जो है मेटाफर पोज जो है वो क्या है, मेटाफर पोज अर्थात क्वार्टजाइट कायांतरित होता है वो, तो बिल्कुल क्वार्टजाइट कायांतरित क्या होता है, तो वो बलुआ पत्थर से होता है। किससे होता है, बलुआ पत्थर से। ओके, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, स्क्रीन पर लाया जाए कंप्यूटर महोदय। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है स्क्रीन पर, अगली स्लाइड लाया जाए। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न आपसे पूछे कि हॉर्स्ट जो होता है, हॉर्स्ट पर्वत, तो हॉर्स्ट पर्वत का उदाहरण कौन सा पर्वत है, तो बास से जो पर्वत है, बास से बास जेस, ये पर्वत हॉर्स्ट पर्वत का उदाहरण है। ऑप्शन इसका ही करेक्ट है। अगला प्रश्न है नवीन मोड़दार पर्वत कौन सा है। ए ऑप्शन है अरावली, बी है यूराल, सी है आपका हिमालय और डी है ग्रेट डिवाइजिंग रेंज। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, हिमालय। ओके, ऑप्शन इसका सी, नवीनतम मोड़दार पर्वत है ये। अगला प्रश्न है अवनति तथा अभिनति का निर्माण होता है। अवनति तथा अभिनति का निर्माण कब होता है, जब वलन में होता है। वलन प्रक्रिया में अवनति और अभिनति ये वाला जो ये है, तो ये जो है अवनति है आपकी,
और ये अभिनति है। ओके, ये ऐसे चलता है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, तो अवनति और अभिनति जो का निर्माण किससे होता है? वलन से होता है। अगला प्रश्न है, जब दो चट्टानें एक दूसरे के समानांतर गति करती हैं तो किस भ्रंश का निर्माण होता है? तो भाई किस भ्रंश का निर्माण होता है? तब जो है रूपांतरण जो है भ्रंश का निर्माण होता है। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे कि विभ्रंश घाटी किसके परिणाम स्वरूप बनती है? तो वो भ्रंशन के परिणाम स्वरूप ही बनती है। आपसे पूछे वलन का ऊंचा उठा हुआ भाग क्या कहलाता? तो उसको हम अपनति कहते हैं, जबकि जो निचला वाला भाग होता है उसको हम अभिनति कहते हैं। अपनति किसका परिणाम है? तो वलन का ही परिणाम अपनति भी है, वलन का परिणाम ही अभिनति भी है। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे कि भूतल को प्रवाहित करने वाले आकस्मिक बलों में कौन शामिल है? तो जो है भूकंप, भूस्खलन, ज्वालामुखी, ये सब शामिल हैं। ओके, आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे कि विश्व की सबसे बड़ी भ्रंश घाटी कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी भ्रंश घाटी कौन सी भाई? विश्व की सबसे जो है बड़ी भ्रंश घाटी है आपकी जो है अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी। कौन है? अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी सबसे बड़ी है। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे कि पटल विरूपणी संचालन में किसे संपादित मतलब सम्मिलित नहीं किया गया है? तो भूकंप को सम्मिलित नहीं किया गया है। ओके, आगे देखते हैं, आपसे पूछे अनाच्छादन कहते हैं, अनाच्छादन किसे कहते हैं? तो अपक्षय और अपर्दन को ही अनाच्छादन कहते हैं। अपक्षय का प्रमुख अभिकर्ता कौन होता है? तो होता है आपका जो है ताप। ओके, आगे बढ़ते हैं। जो है अपक्षय के दो प्रधान रूप हैं। तो जो है अपक्षय के दो प्रधान रूप कौन कौन से हैं? जो है अपखंडन व अपघटन। ओके, आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके जो है स्क्रीन पर लाया जाए। अगला प्रश्न है कि अपर्दन के संबंध में सर्वप्रथम चक्रीय प्रकृति की अवधारणा को किस विद्वान ने प्रतिपादित किया था? तो ये तो हो गया आपका, किसने प्रतिपादित किया था? तो जेम्स हटन ने, जेम नहीं हुआ, जेम्स हटन ने प्रकाशित, मतलब कि जेम्स हटन ने जो है ये चक्रीय प्रकृति की अवधारणा को प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न है, स्थल संरचना प्रक्रम तथा समय का प्रतिफल होता है। स्थल संरचना मतलब स्थल स्वरूप संरचना, स्थल रूप संरचना प्रक्रम तथा समय का प्रतिफल होता है। तो क्या होता है? ये कथन किसका है? तो समय का प्रतिफल होता है, ये कथन किसका है? तो ये कथन है आपका डेविस महोदय का। किसका है? डेविस महोदय का। अगला प्रश्न है जो है मोनाडाइक क्या है? अगला प्रश्न है मोनाडाइक पहाड़ियों का नाम कहाँ से दिया गया है? मोनाडाइक पहाड़ियों का नाम कहाँ से दिया गया भाई? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से दिया गया है। कहाँ से? संयुक्त राज्य अमेरिका से। ऑप्शन इसका ये वाला करेक्ट है, सी। अगला प्रश्न, नदियों में लंबवत अपर्दन कौन सी अवस्था में होता है? नदियों में लंबवत अपर्दन कौन सी अवस्था में होता है? तो जब नदियाँ तरुणावस्था में होती है तब वहाँ पर जो है लंबवत अपर्दन होता है। तरुणावस्था माने एक प्रकार से ठीक ठाक है जो है मतलब युवा अवस्था जिसको कहते हैं तरुणावस्था, वही आपकी। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे कि पेंक ने अपर्दन की कितनी अवस्थाएं मानी हैं? तो पेंक ने अपर्दन की कितनी अवस्थाएं मानी भाई? तो 3 अवस्थाएं मानी। कितनी अवस्थाएं? 3 अवस्थाएं। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे कि जब भ्रंश तल के दोनों ओर के भूखंड एक दूसरे की ओर खिसकते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे उत्क्रम भ्रंश कहते हैं। क्या? उत्क्रम भ्रंश कहते हैं। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे कि संपीड़न के कारण उस वलन की दोनों भुजाएं एक ही दिशा में झुक जाती हैं तो उस वलन को हम क्या कहते हैं? तो उस वलन को समनत वलन कहते हैं। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे कि भौतिक व रासायनिक क्रियाओं द्वारा चट्टानों का अपने ही स्थान पर टूट फूट कर होने वाली जो क्रिया होती है वह क्या कहलाती है? तो वह क्रिया अपक्षय कहलाती है। और वही जो टूटे फूटे जो मलबे हैं जब जल के साथ बहने लगते हैं तो वो क्या कहलाता है? अपर्दन कहलाता है मेरे भाई। तो इन सभी बातों को ध्यान रखेंगे। और अपर्दन और अपक्षय को मिला करके क्या कहलाता है? अनच्छादन के नाम से जाना जाता है। आपसे प्रश्न पूछे कि डेविस ने अपर्दन की कितनी अवस्थाएं मानी हैं? तो डेविस ने भी 3 अवस्थाएं अपर्दन की बताई हैं। पेंक ने भी अपर्दन की 3 अवस्थाएं बताई हैं। ये बात दोनों लोग आप ध्यान रखिए, मतलब ये दोनों प्रश्न ध्यान रखिएगा। आपसे पूछे कि अपर्दन चक्र में पेंक ने जो है प्राइमरम्प जो है किसे कहा है? तो प्राइमरम्प कहा है, किसे कहा है? तो प्रारंभ कहा है, जो है प्रारंभिक इकाई को जो है प्राइमारंभ कहा है। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे कि अपर्दन चक्र में व्यवधान का आधारभूत कारण क्या है? तो उसका कारण है उत्थान। ओके, आपसे पूछे कि डेविस के त्रिकोट में 3 बातें हैं, इनमें से कौन सी नहीं है? तो इनमें से जो है बल है वो नहीं है, बाकी संरचना, प्रक्रम और समय यानी अवस्था, ये डेविस के त्रिकोट बातें हैं, मतलब 3 बातें हैं। ओके, ये सब चीज़ें क्लियर हो गई आपकी।
आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे कि डेविस के भौगोलिक चक्र में समप्राय मैदानों में कठोर सेल खड़ी रह जाती है, उस आकृति को क्या कहा जाता है? तो उस आकृति को हम लोग जो है मोडनाक के नाम से जानते हैं। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे कि पेंक ने अपने आकारिकी तंत्र में अवस्था के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया है? तो किसका प्रयोग किया है? जो है इंट्यू कलुंग का प्रयोग किया है। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे कि अपर्दन की प्रक्रिया अपर्दन के जिन कारकों द्वारा संपन्न की जाती है वे कौन से हैं? तो वे होते हैं जो है अपवाहन, अपघर्षण और सन्निघर्षण व घूर्णीकरण, ये सभी कारण होते हैं। ओके, आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे कि गुंबदीय संरचना वाले क्षेत्रों में निम्नलिखित अपवाह प्रतिरूप कैसा होता है? तो वलयाकार होता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछे कि डेविस ने अपने भौगोलिक चक्र का प्रतिपादन किस साल में किया था, मतलब किस वर्ष किया था? तो किस वर्ष किया था? 1889 ईस्वी में किया था। ओके, अगला प्रश्न आपके सामने लाने का प्रयास। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है कि बरखान के सींग किस दिशा में निकलते हैं? तो बरखान के सींग जो होते हैं वह पवनोन्मुखी निकलते हैं। ऑप्शन इसका ए, मतलब कि पवन के मुख की दिशा में निकलते हैं। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कहाँ पर है? तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल आपका है जो है अफ्रीका का मरुस्थल सहारा। अगला प्रश्न है हिम सोपानों के मध्य बर्फ के पिघलने पर निर्मित झीलों को क्या कहते हैं? तो हिम सोपानों के मध्य बर्फ के पिघलने पर निर्मित झीलों को हम लोग क्या कहते हैं? जो है पेस्टरनास्टर झील कहते हैं। क्या कहते हैं? पेस्टरनास्टर झील। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे कि जीवजेन का निर्माण किस अपर्दन के साधन के द्वारा होता है? तो जब वायु के द्वारा अपर्दन होता है तब जीवजेन का निर्माण होता है। यार्डंग का निर्माण पवन के किन कार्यों द्वारा होता है? तो पवन के अपर्दन के द्वारा यार्डंग का निर्माण भी होता है। ये स्थलाकृतियाँ हैं। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे कि लोयस कब बनता है? तो लोयस किससे बनता है? महीन कणों के पवन द्वारा, मतलब पवन द्वारा निक्षेप जो होता है, निक्षेप माने होता है मलबा, तो उसी से क्या बनता है? लोयस बनता है। ओके, आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे कि बालू का स्तूप किसके द्वारा बनाया जाता है? तो बालू का स्तूप जो है वो पवन के द्वारा अर्थात तो हवा के द्वारा बालू का स्तूप भी बनता है। ओके, ध्यान रखेंगे। आपसे पूछे छत्रक की रचना किसके द्वारा होती है? छत्रक की रचना किसके द्वारा होती है? तो पवन के द्वारा अर्थात वायु के द्वारा छत्रक की रचना भी होती है। ओके, आपसे पूछे कि ज्वारनदमुखी डेल्टा का उदाहरण कौन सा है? तो गोदावरी नदी जो है ज्वारनदमुखी डेल्टा का निर्माण करती है। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे कि विश्व में सबसे बड़ी ग्रैंड कैनियन कौन सी है? तो कोलोराडो जो नदी है विश्व में सबसे बड़ी ग्रैंड कैनियन नदी है। ओके, कोलोराडो नदी। आपसे पूछे कि नदी की युवावस्था में बनने वाली स्थलाकृति हैं, तो नदी की युवावस्था में बनने वाली जो स्थलाकृति है वो गार्ज होती है। तो नदियाँ जब अपनी युवा अवस्था में होती हैं, खूब फन्ना करके बहती हैं, तब जो है उस अवस्था में वो गार्ज का निर्माण करती है, और जब बुढ़ी हो जाती हैं तब वो डेल्टा का निर्माण करती हैं। आपसे पूछे प्रतियक्त डेल्टा, मतलब जो है प्रतियक्त डेल्टा का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? तो होंगो नदी में प्रतियक्त डेल्टा का अच्छा उदाहरण आप लोग देख सकते हैं। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे कि इंसलबर्ग का संबंध निम्नलिखित अपर्दनों में से किससे है? तो वो पवन अपर्दन से। ओके, यार्डंग का संबंध निम्नलिखित में से अपर्दन की किस अनिवार्य अभिकर्ता से है? तो किससे है? पवन से। ओके, ये तमाम सारी चीज़ें हमने आपको बता दी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि फियोर्ड का निर्माण कहाँ पर होता है? फियोर्ड का निर्माण कहाँ पर होता है? तो समुद्र तटों पर फियोर्ड का निर्माण होता है। कहाँ पर? समुद्र तटों पर। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने कि जो है टोम्बोलो स्थलाकृति का निर्माण किस जो है प्रक्रम द्वारा होता है? तो जो है टोम्बोलो स्थलाकृति का निर्माण किस प्रक्रम के द्वारा होता है? तो किस प्रक्रम के द्वारा होता है भाई? फटाफट से बताने का प्रयास करें। किस प्रक्रम के द्वारा होता है? तो किस प्रक्रम के द्वारा होता है? तो वो है सागरीय तरंगे। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। अगला प्रश्न ग्रिफिथ टेलर के अनुसार मानव उद्गम क्षेत्र पाया जाता है। मानव उद्गम क्षेत्र पाया जाता है भाई, बताओ। ग्रिफिथ टेलर के अनुसार मानव उद्गम क्षेत्र पाया जाता है, तो पाया जाता है आप जो है अफ्रीका में। कहाँ पर? अफ्रीका में। ऑप्शन इसका भी करेक्ट है। अगला प्रश्न है कौन सी झील जो है भ्रंश घाटी में स्थित है? कौन सी झील भ्रंश घाटी में स्थित है? तो जो है विक्टोरिया झील जो है वो कहाँ पर है? भ्रंश घाटी में स्थित है विक्टोरिया झील। ओके, भ्रंश घाटी में। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न है एक सकरी गहरी तथा ढलान युक्त किनारा वाली नदी घाटी को किस नाम से जाना जाता है? तो एक सकरी गहरी तथा ढलान युक्त किनारा वाली नदी घाटी को किस नाम से जाना जाता है? तो वो है आपकी कैनियन। उसी को क्या कहा जाता है? कैनियन कहा जाता है। यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है? यू आकार की घाटी हिमालय क्षेत्र में ही पाई जाती है। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे कि मोह स्केल से निम्नलिखित में से किसका जो है मापन किया जा सकता है? तो जो है मोह स्केल से आपकी चट्टानों की कठोरता, मोह स्केल से चट्टानों की कठोरता का जो है एक प्रकार से नाप लिया जाता है।
आगे देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुकी है स्लाइड। निम्नलिखित में से कौन सा देश पश्चिमी यूरोपीय मतलब पश्चिमी यूरोपियन तुल्य जलवायु का देश नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा देश पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु का देश नहीं है। तो कौन सा नहीं है भाई, तो कौन सा नहीं है निम्नलिखित में से कौन सा देश पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु का इस मतलब की का देश नहीं है। तो करेक्ट आंसर इसका है आपका ब्राज़ील, ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि खैरा, खेखड़ा, कीकर, कबूल, नागफनी आदि का वानस्पतिक वृक्ष किस प्रकार की जलवायु में मिलते हैं। ओके, तो ये सब किस प्रकार की जलवायु में मिलते हैं, तो ये मरुस्थलीय जलवायु में मिलते हैं, ऑप्शन इसका भी करेक्ट है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें देश में गर्म मरुस्थलीय जलवायु नहीं है। निम्नलिखित में से किस देश में मतलब कि किस देश में गर्म जब मरुस्थलीय जलवायु नहीं है, तो जो है किसमें नहीं है, तो जो है कनाडा में नहीं है, ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। अगला प्रश्न है मेरे भाई कि किस प्रकार की जलवायु में वर्षा संपूर्ण वर्ष प्राप्त होती है। तो कब होती है मतलब कि किस प्रकार की जलवायु में वर्षा संपूर्ण वर्ष भर प्राप्त होती रहती है। तो ये पश्चिमी यूरोपीय तुल्य। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे कि अंगूर, खुबानी, आड़ू, मतलब चेस्टनट, नींबू, संतरा किस प्रकार की जलवायु जो है किस प्रकार की जलवायु की विशेषता मानी जाती है। तो वो जो आपकी जलवायु है वो है भूमध्य सागरीय जलवायु। ओके, अगला प्रश्न, अगली स्लाइड आपके सामने आ चुकी है। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे कि BW जलवायु प्रतिनिधित्व करती है, किसका करती है, तो शुष्क जलवायु करती है। कोपेन की CS जलवायु मिलती है, तो कोपेन की CS जलवायु जो मिलती है वो भूमध्य सागरीय क्षेत्र में मिलती है। तो ये सभी लोग आप ध्यान रखिएगा। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे कि रात मतलब साफ रात मेघनी रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है, तो ये विकिरण के कारण से। ओके, इसके कारण से, विकिरण के कारण से। मानसून शब्द जो है किस भाषा से मतलब किस भाषा के मौसम शब्द से बना है, तो कौन सा मौसम किस भाषा के, तो अरबी भाषा के। ओके, चलिए अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर मरुभूमि होने की आर्थिक मतलब पृथ्वी पर मरुभूमि होने की अधिक संभावना रहती है, कब रहती है, 23 डिग्री जो है अक्षांश के आसपास जो है ये मरुस्थल की संभावना रहती है। अगला प्रश्न क्या है कि पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है भाई, ये ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ भैया, आगे देखते हैं। तो क्या बताया हमने, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ये पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक जो है मात्रा में क्या करती है, सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। सॉरी, क्या बोल दिया हमने, नाइट्रोजन है। जो है पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में जो पाई जाने वाली गैस कौन सी है, नाइट्रोजन दिया है, 78% होती है। और ऑक्सीजन कितने परसेंट होती है, 21% के आसपास होती है। तो हमने क्या बोल दिया, कार्बन डाइऑक्साइड बोल दिया था, नहीं नहीं वो मुंह से निकल गया था वैसे फ्लो में। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के चारों तरफ कई 100 किलोमीटर मोटाई में व्याप्त गैसीय आवरण को हम क्या कहते हैं। तो ये जो है गैसीय आवरण है, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को वायुमंडल के नाम से जानते हैं। ऑप्शन इसका बी करेक्ट। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का औसत तापमान कितना होता है। पृथ्वी का औसत तापमान कितना होता है भाई, तो जो है 35 डिग्री सेल्सियस जो होता है ये तो औसत तापमान होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि रात जो है साफ रात मेघी रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती हैं। साफ रात मेघी रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी रहती हैं, इसका ये कारण है विकिरण के कारण। किसके कारण से भाई, तो विकिरण के कारण, ऑप्शन इसका भी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, तापमान प्रतिलोपन के लिए आवश्यक दशाएं हैं। तापमान प्रतिलोपन के लिए आवश्यक दशाएं कौन सी होती हैं, स्वच्छ आकाश भी होना जरूरी होता है, शुष्क व शांत वायु भी होनी, हिमाच्छादित धरातल भी होना जरूरी होता है, यानी उपयुक्त सभी। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, मुक्ताभ मेष अर्थात जो है मदर ऑफ पेरल जो है क्या लिखा है, मदर ऑफ पेरल जो है क्लाउड्स का निर्माण होता है। तो मुक्ताभ मेघ का निर्माण कब होता है, तो इसका निर्माण कहाँ पर होता है, तो मुक्ताभ मंडल में होता है। कहाँ पर, मुक्ताभ मंडल में। मुक्ताभ मेघ का निर्माण कहाँ पर होता है, तो समताप मंडल में। कहाँ पर, समताप। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल का कौन सा मंडल, वायुमंडल कौन सा मंडल D, E, F और G परत में बांटा गया है। तो ये कौन सा मंडल है, आयन मंडल है, यानी कि तारा मंडल।
ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न है नीचे कि ओजोन के लिए हानिकारक क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है स्रोत कहाँ से मिलती है, मतलब कहाँ से जो है ये पैदा होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC। तो वो जो है रेफ्रिजरेटर, विमान, वातानुकूलित जो है टीयर जो होते हैं उन सभी से क्या होती है, ये हानिकारक गैस क्लोरोफ्लोरोकार्बन प्राप्त होती है। ओके, आपसे पूछे कि पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को हम क्या कहते हैं, तो ये इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को वायुमंडल कहते हैं। आपसे पूछे कि वायुमंडल का ऊपरी बजट कितने % का है, तो 48% का ऊपरी जो है ऊपरी बजट है। पूछे कि पृथ्वी का उष्मा बजट कितने % रहता है, तो उष्मा बजट 51% रहता है पृथ्वी का। ओके, देखें अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुकी है। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए जितने भी लोग देख रहे हैं। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे कि विश्व में सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, तो वोस्टाक जो सबसे ठंडा स्थान है। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे कि बैरोमीटर से क्या नापा जाता है, तो बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। आपसे पूछे एग्जाम्स में कि जो पवने प्रत्येक 6 जो है, चलिए प्रश्न आपके सामने लाया जाए मेरे भाई। प्रश्न आपके सामने है कि संपूर्ण वर्ष एक ही दिशा में चलने वाली पवन को क्या कहते हैं। संपूर्ण वर्ष एक ही दिशा में चलने वाली जो पवन हो यानी हवा होती है इसको क्या कहते हैं, तो इस हवा को हम क्या कहते हैं, जो कि संपूर्ण एक वर्ष से चलती है उसको हम ग्रहीय पवन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न है जो पवनें 6 माह में अपनी दिशा बदलती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें मानसूनी पवनें कहते हैं। ओके, जो पवनें 6 माह में अपनी दिशा बदलती रहती हैं उन्हें हम मानसूनी पवनें कहते हैं। ओके, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है गर्जता चालीसा या भयंकर पचासा किन जो है पवनों के नाम है, तो भयंकर पचासा और जो है गर्जता चालीसा जो है ये किसके नाम जो है किन पवनों के नाम है, पछुआ पवनों के नाम है। पछुआ पवनों को गर्जता चालीसा और भयंकर पचासा कहा जाता है। अगला प्रश्न है खमसिन खमसिन स्थानीय हवा है, यह कहाँ पर चलती है, तो खमसिन जो है वो मिस्र में चलती है, इजिप्ट में। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है, मिस्र में। कहाँ पर चलती है, मिस्र में चलती है। ओके, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे एग्जाम से बन सकता है कि दो विभिन्न जो है राशियों की वायु के मिलन को हम क्या कहते हैं, तो उसी को हम वातागर के नाम से जानते हैं। ठीक, तो ये सब ध्यान रखेंगे। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे कि बायोमीटर से क्या मापा जाता है, तो बायोमीटर से जो मापा जाता है वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। वायु को मतलब वायु दाब को प्रभावित करने वाले मतलब कि वाले कौन कौन से कारक हैं, तो वो कारक हैं जैसे तापमान और ऊंचाई, जलवाष्प, पृथ्वी का घूर्णन गति, ये सब होती हैं। ठीक है, तो ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि पता होनी चाहिए आप सभी को। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और भी हम तमाम सारी चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। आपसे पूछे आर्द्रता का मापन किस में किया जाता है, आर्द्रता का मापन भी जो है हाइग्रोमीटर में ही किया जाता है। ठीक, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, कोरियोलासिस बल कब उत्पन्न होता है, तो जो है पृथ्वी के घूर्णन से कोरियोलासिस बल जो होता है वह उत्पन्न हो जाता है। ओके, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। अगला प्रश्न है कि दो अलग अलग स्वभाव वाली क्या प्रश्न है, दो अलग अलग स्वभाव वाली वायु राशियों को, दो अलग अलग वायु मतलब दो अलग अलग स्वभाव वाली वायु राशियों को अलग अलग करने वाली पेटी को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है, तो किसके नाम से, वातागर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है अल्पस पर्वत आल्पस पर्वत के उत्तरी ढाल के सहारे स्विट्जरलैंड में बहने वाली स्थानीय पवन कौन सी है, तो वो है आपकी फान। ओके, कौन सी है, फान। अगला प्रश्न है मेरे भाई कि सापेक्षित आर्द्रता को निम्नलिखित के किस ग्राफ पर दिखाया गया है, किस ग्राफ पर दिखाया गया है भाई उसको, तो वो जो है क्लाइमोग्राफ पर दिखाया गया है। ओके, अगला प्रश्न है आपके सामने चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है, चक्रवात का शांत क्षेत्र जो होता है वह चक्षु कहलाता है। क्या कहलाता है, चक्षु को जो है मतलब बुलाता है। चक्रवात का शांत क्षेत्र जो है वो क्या कहलाता है, तो वो मेरे भाई जो है क्या कहलाता है, वो चक्षु कहलाता है। ओके, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने सर्वाधिक लवणता रखने वाला सागर या झील कौन सी है, सर्वाधिक लवणता किस सागर में पाई जाती है, बताएं फटाफट से। बताएं सर्वाधिक जो लवणता होती है, लवणता माने होता है खारापन, सर्वाधिक लवणता जो है वो किस में पाई जाती है, किस जो है उसमें पाई जाती है, सर्वाधिक लवणता जो होती है वह किस में पाई जाती है मेरे भाई, तो सर्वाधिक लवणता जो पाई जाती है वो जो है सर्वाधिक लवणता जो है किस में पाई जाती है, तो वो पाई जाती है जो है वान झील में पाई जाती है। वान झील तुर्की में है। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न है महासागरों में औसत लवणता मिलती है, तो महासागरों में औसत लवणता जो मिलती है वो 35 मिलती है। कितनी मिलती है? 35। अगला प्रश्न है किस सागर का तापमान सबसे कम मिलता है, तो किस सागर का तापमान सबसे कम मिलता है? आपसे प्रश्न पूछ जाए किस सागर का तापमान सबसे कम मिलता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्या? काला सागर। ओके, ऑप्शन इसका ही करेक्ट है। अगला प्रश्न है सभी लवणों में सोडियम क्लोराइड का जो है प्रतिफल होता है। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे कि क्या पूछे कि सभी लवणों में सोडियम क्लोराइड का परसेंट कितना होता है, तो कितना होता है? 70 से 80% जो होता है वही होता है। ओके, अगला प्रश्न मैं देखूं, अगला प्रश्न आपके सामने है जो है सभी लवणों में सोडियम क्लोराइड का परसेंट कितना होता है, तो 60 से 70% जो होता है लगभग होता है। कितना? 60 से 70% जो होता है वही होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सॉरी 70 से 80%, 70 से 80%, आपको सी में दिया 70 से 80%। ओके, अगला प्रश्न सभी लवणों में सोडियम क्लोराइड का परसेंट जो होता है 70 से 80% होता है। अगला प्रश्न सर्वाधिक लवणता किन अक्षांशों में पाई जाती है, तो जो सर्वाधिक लवणता है वह 20 डिग्री से लेकर के 40 डिग्री अक्षांशों के बीच में सबसे ज़्यादा जल खारा मिलता है। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे कि दीर्घ ज्वार कब आता है, जी दीर्घ ज्वार जो है पूर्णिमा और अमावस्या को दोनों बार जो है दीर्घ ज्वार आता है। आपसे पूछे कि एक दिन में कितने बार जो है, एक दिन में एक ही स्थान पर कितनी बार ज्वार आता है, तो एक दिन में एक ही स्थान पर जो है 2 बार ज्वार आता है। कितनी बार ज्वार आता है? 2 बार जो है ज्वार आता है। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे कि विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है, तो विश्व का सबसे गहरा गर्त जो है आपका कौन सा है? मेरियाना गर्त है। कौन सा है? मेरियाना गर्त है। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे कि अंगूठी के आकार की प्रवाल भित्ति है, अंगूठी के आकार की प्रवाल भित्ति कौन सी है? एटाल जो प्रवाल भित्ति है वो अंगूठी के आकार की प्रवाल भित्ति होती है। ओके, इतनी चीज़ें क्लियर हुई। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं और इन मुद्दों को हम समझने का प्रयास करते हैं। ओके, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं इसी बहाने। अगला प्रश्न है आपके सामने, अगला प्रश्न है कि एशिया व उत्तरी अमेरिका को आपसे प्रश्न पूछा गया कि एशिया व उत्तरी अमेरिका को कौन जलडमरू मध्य से अलग करता है, तो एशिया व उत्तरी अमेरिका को मेरे भाई बेरिंग जलडमरू मध्य अलग करते हैं। बेरिंग जलडमरू मध्य, ऑप्शन इसका एक करेक्ट है। अगला प्रश्न है गल्फ स्ट्रीम है, गल्फ स्ट्रीम क्या है, तो गल्फ स्ट्रीम जो है वह क्या है? वह एक महासागरीय जलधारा है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न है ग्रेट साल्ट झील कहाँ पर स्थित है, ग्रेट साल्ट झील जो कहाँ पर स्थित है, तो वो यूएसए अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा सबसे गहरा सागर है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे गहरा सागर है, तो वो है आपका दक्षिण चीन सागर। कौन सा है? दक्षिण चीन सागर। ऑप्शन इसका ये करेक्ट है। ओके, कौन सा करेक्ट है भाई? दक्षिण चीन सागर। अगला प्रश्न है महासागरीय नितल का सबसे विस्तृत भाग कौन सा है, महासागरीय नितल का सबसे विस्तृत भाग, महासागरीय नितल का सबसे विस्तृत भाग कौन सा है? गहरे सागरीय मैदान जो है वही होते हैं, गहरे सागरीय मैदान महासागरीय नितल का सबसे विस्तृत भाग है। ओके, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे कि आंतरिक सागर कौन सा है, तो आंतरिक सागर जो कैस्पियन सागर है ये आंतरिक सागर है। ओके, आपसे पूछे सार्गेसो समुद्र की विशिष्टता बताइए, तो सार्गेसो समुद्र की विशिष्टता क्या है, जो है विशिष्ट समुद्री वनस्पतियां सार्गेसो समुद्र में पाई जाती हैं। आपसे पूछे विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त कौन सा है, तो मैरियाना चैलेंजर गर्त जो है वही है। आपसे पूछे कि बृहद ज्वार कब आता है, तो बृहद ज्वार जो होता है वह जब सूर्य और चंद्रमा एक सीध में होते हैं तब बृहद ज्वार आता है। ओके, आपसे पूछे अगुलहास धारा जो है कहाँ पर चलती है, तो हिंद महासागर में अगुलहास जलधारा चलती है। ओके, चलिए आपसे पूछे कि सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या होते हैं, तो सागरीय लवणता के मुख्य स्रोत जो होती है वो भूमि होती है, भूमि से उनमें लवणता होती है समुद्रों में। ठीक, आगे देखते हैं ब्राज़ील धारा कहाँ पर बहती है, तो दक्षिण अटलांटिक महासागर में। अगुलहास कहाँ पर? हिंद महासागर में। ठीक है, आपसे पूछे गल्फ स्ट्रीम कहाँ पर, तो उत्तरी जो है अटलांटिक महासागर में बहती है। आपसे पूछे कि लवणता की मात्रा अधिक पाई जाती किस में, लवणता की मात्रा किस में पाई जाती है? मृत सागर में अधिक मात्रा में पाई जाती है। बाल्टिक सागर, श्याम सागर और लाल सागर की अपेक्षा मृत सागर में सबसे अधिक मात्रा में लवणता पाई जाती है। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे कि निम्नलिखित में से लवणता की मात्रा सर्वाधिक मात्रा में किसमें होती है, आपको ऑप्शन में देगा बाल्टिक सागर, बी देगा श्याम सागर और सी दे दिया मृत सागर और डी दिया लाल सागर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, तो होगा मृत सागर। ओके, ये चीज़ क्लियर हुई आपकी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि खरगोश, गिलहरी, बकरी और चूहा किस प्रकार के उपभोक्ता हैं। खरगोश, गिलहरी, बकरी और चूहा किस प्रकार के उपभोक्ता हैं, तो प्राथमिक उपभोक्ता हैं। ये सब कौन है, प्राथमिक उपभोक्ता हैं। ओके। अगला प्रश्न, तृतीयक उपभोक्ता अर्थात जो एक प्रकार से जो टेरी मतलब कि ट्रेरी कंज्यूमर्स जो होते हैं वो उनके अंतर्गत कौन से आते हैं, तो मानव हो गए, बाज हो गए, मछली, ये सब तृतीयक उपभोक्ता हैं। मानव, बाज और मछलियाँ जो हैं ये सब जो कितनी कौन सी हैं, ये सब तृतीयक प्रकार के उपभोक्ता हैं। अगला प्रश्न है कि पौधों के विसरण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है। पौधों के विसरण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है, तो कौन सा है भाई, मानवीय हस्तक्षेप। पौधों के विसरण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है मानवीय हस्तक्षेप। अगला प्रश्न है, अगर ये सी करेक्ट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विसरण जंतुओं द्वारा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विसरण जो है किसके द्वारा होता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा विसरण जंतुओं के द्वारा होता है। कौन होता है भाई, फटाफट से बताने का प्रयास, कौन सा होता है, तो बताएं कौन सा विसरण जंतुओं के द्वारा होता है। तो क्रमिक विसरण भी जंतुओं के द्वारा होता है, मौसमी विसरण भी होता है, त्वरित विसरण भी होता है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा, ऊपर सभी। अगला प्रश्न है, पक्षियों का महाद्वीप किसे कहा जाता है। तो पक्षियों का महाद्वीप किसे कहा जाता है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। ओके। आपसे पूछे प्रश्न कि सर्वाधिक प्रजाति विविधता वाला कटिबंध किसे कहा जाता है, तो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वाला जो वन है उसको सर्वाधिक विविधता वाला कटिबंध कहा जाता है। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे कि बायोम एक पारिस्थितिकी तंत्र है जिसकी प्रमुखता क्या है, तो जिसकी प्रमुखता है विशिष्ट प्राणी समुदाय। तो बायोम एक पारिस्थितिकी तंत्र है और इसकी विशिष्ट जो है विशेषता यह है कि इसमें विशिष्ट प्राणी समुदाय पाए जाते हैं। ओके। आपसे पूछे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा प्राणी भौगोलिक परिमंडल कौन सा है। सबसे छोटा भौगोलिक परिमंडल कौन सा है, ऑस्ट्रेलियन परिमंडल जो सबसे छोटा है। आपसे पूछे कि जैवमंडल शब्द का व्यापक प्रयोग किसने सर्वप्रथम किया है, तो वार्नाडस्की ने किया है। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे कि जैवमंडल के संगठक तत्व कौन से हैं, तो अजैविक संगठक, जैविक संगठक और ऊर्जा संगठक, ये तीनों संगठक होते हैं। ओके। चलिए, आपसे पूछे कि धरातल पर ऊर्जा का सर्वप्रधान स्रोत कौन सा है, तो सूर्य जो है यहाँ पर धरातल पर ऊर्जा का सर्वप्रधान स्रोत है। ओके। आपसे पूछे आस्थापन से अभिप्राय क्या होता है, तो आस्थापन से अभिप्राय होता है स्थापना से। ओके, ध्यान रखेंगे। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक है। प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, आपसे एग्जाम से आपको दे दे भारत, श्रीलंका और आपको दे दे मलेशिया और थाईलैंड। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, थाईलैंड जो होता है प्राकृतिक रबर का सबसे उत्पादक बड़ा देश है। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे कि उष्णकटिबंधीय घास के मैदान अफ्रीका में क्या कहलाते हैं, तो अफ्रीका में पार्कलैंड अफ्रीका में क्या कहते हैं, अफ्रीका में सवाना कहलाते हैं। तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान अफ्रीका में क्या कहलाते हैं, वो सवाना कहलाते हैं। ओके, ध्यान रखेंगे इतनी बात। सेलवास किन वनों को कहा जाता है, तो सेलवास जो होते हैं विषुवत रेखीय जो है महासागर वाले वन होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, उन्हीं को सेलवास वन के नाम से जाना जाता है। ओके, इतनी चीज़ क्लियर हुई आपकी। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस मुद्दों को हम समझने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। अगला प्रश्न आ चुका है मेरे भाई, देखिए इसको फटाफट से। अगला प्रश्न है कि समुद्र में कुल प्रकाश संश्लेषण में समुद्री पादपों का योगदान लगभग कितना रहा है। जो है समुद्र में कुल प्रकाश संश्लेषण में समुद्री पादपों का योगदान कितना रहा है, लगभग तो 90% रहा है। ऑप्शन इसका डी। अगला प्रश्न है, शाकाहारी और मांसाहारी मतलब शाकाहारी और मांसाहारिता को वर्गीकृत करते हैं, कौन बांटते हैं शाकाहारी और मांसाहारी को, तो जो है ए और सी मतलब परभक्षी और द्वितीयक जो है उत्पादक में, परभक्षी और द्वितीयक उत्पादक में। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है और जो है सी दोनों करेक्ट है, यानी अर्थात ए और सी दोनों। ऑप्शन इसका डी लगेगा। अगला प्रश्न है अनुक्रमण। अनुक्रमण यानी सक्सेशन। अनुक्रमण में सबसे उग्र जो है स्पर्धा उत्पन्न होती है किसमें, तो क्रम की जो है क्रम की जो मैंने था सीरियल समुदाय में, किसकी, क्रम की समुदाय में। क्रम की समुदाय में जो है उग्र स्पर्धा उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस विद्वान ने जंतु भौगोलिक प्रदेश अर्थात जो है जियोग्राफिकल रीजन का विभाजन प्रस्तुत किया। तो सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया था इसको जो है जंतु भौगोलिक प्रदेश का विभाजन, तो किसने किया था, A.R. वालेस ने। A.R. वालेस ने। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है।
अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। तो एक बार जितने भी लोग देख रहे हो फटाफट से वीडियो को लाइक करें, 200 लाइक पहुंचा दो मेरे प्यारे दोस्तों। फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए जितने भी लोग देख रहे हो। चलिए फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा मेरे भाई। चलिए फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम हरे पादपों का विकास स्थल किस काल में हुआ? सर्वप्रथम हरे पादपों का विकास स्थल पर किस काल में हुआ? तो सर्वप्रथम हरे पादपों का विकास स्थल पर किस काल में हुआ? तो किस काल में हुआ? सिलुरियन काल में हुआ। ऑप्शन इसका एक रखा है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कौन सा है आपका? देखिए फटाफट से। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्त, दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान क्या कहलाता है? तो जो है दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान क्या कहलाता है? पंपाज कहलाता है। क्या कहलाता है? पंपाज कहलाता है। अगला प्रश्न है, किस बायोम में प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक पाई जाती है? तो किस बायोम में प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक पाई जाती है? तो है आपका विषुवत रेखीय वन बायोम जो होता है उसमें ज़्यादा पाया जाता है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, सागरीय बायोम में प्राथमिक उपभोक्ता किसे कहते हैं? सागरीय बायोम में प्राथमिक उपभोक्ता किसे कहते हैं? तो जू प्लैंकटन को जो है प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। जू प्लैंकटन जो मछलियों के भोजन होते हैं उन्हीं को कहते हैं। ओके, आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे कि घोंघे, सीप, स्पंज और जो प्रवाल होते हैं, जैसे जो जीवों का विकास होता है, इवोल्यूशन होता है, ये सब किस काल में हुआ है? तो ये सब हुआ है आर्डोबिशियन काल में हुआ है। कब हुआ है? आर्डोबिशियन काल में हुआ है। ओके, ये सब चीज़ें क्लियर हो गई आपकी। आपसे पूछे कि सर्वप्रथम हरे पादपों का विकास स्थल मतलब जो है किस काल में हुआ है? तो वो हुआ है सिलुरियन काल में। तो पहला प्रश्न आपसे हमने बता दिया। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे कि किस जो है जीवोम की भूमि अम्लीय तथा अम्ल खनिज पदार्थ वाली होती है? तो कौन सा है? शंकुधारी वन में। ओके, शंकुधारी वन में। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई आपकी। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। और भी तमाम सारी चीज़ों के बारे में जानकारी इसी प्रकार से मैं देता रहूँगा। तो फिर मिलेंगे मेरे प्यारे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार बना रखें। धन्यवाद आप सभी का। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। गुड नाइट, आई लव यू। धन्यवाद।